इस्तिलाहात की हद तक तो शायद हम इस तरफ चले जाएं जिसमें हम कहेंगे जी बैंकिंग जो है वो हमें इस्लामिक उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये पूरा नैरेटिव बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आई थिंक गवर्नमेंट राइट साइजिंग के ऊपर सही मूव कर रही है, तो अभी भी हम डेडलाइन एक्सटेंड कर रहे हैं क्योंकि वर्किंग नहीं की हुई है। जो आउटसोर्सिंग था एयरपोर्ट का या एयरपोर्ट्स की, वो रिलेटिवली एक सिंपल ट्रांजैक्शन थी। वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिविल एविएशन अथॉरिटीज इन द वर्ल्ड। गवर्नमेंट का भी काम है कि साफ पानी प्रोवाइड कर रही है, फिर ख्याल आया कि जी हमें कंपनी बनाते, कंपनी बन गई, काम उसने भी कुछ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैया वसीम है प्राइम से, और आज आपको नई किस्त में वेलकम करते हैं जो किस्त है मईशत की सूरत हाल डॉक्टर अली सलमान के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली सलमान। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अली सलमान, आज शुरू करते हैं 26वीं तरमीम से जो कॉन्स्टिट्यूशन में की जा रही है। उसका मईशत से क्या ताल्लुक़ है? उसका मईशत से इस तरह ताल्लुक़ है, जो एक उन्होंने डाली है प्रोविज़न, वो है रिबा की, कि रिबा जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। ये मौलाना फजलुर रहमान ने डाली है जी, 1 जनवरी 2028 से। तो आप ये क्या समझते हैं कि ये पॉसिबल है? वो कह रहे हैं शरिया कंप्लाइंट रूल्स पे फोकस किया जाएगा, फाइनेंसिंग बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा शरिया कंप्लाइंट किया जाएगा, तो ये आपको लगता है कि पॉसिबल होगा अगले 5 सालों में? 1979 में अगर हम वापस जाएं तो उस वक्त भी ये फैसला हुआ था कि पाकिस्तान की मईशत को हम इस्लामिक मईशत की तरफ लेके जाएंगे, या जो बैंकारी है उसको इस्लामिसाइज करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर तो उसी वक्त हमने चेंज कर दिया था, और बैंकों से तो अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होती है अगर आप बैंकों की इस्तिलाहात के ऊपर जाएं। और इसी की एंडोर्समेंट 1991 के एक शरीयत कोर्ट का फैसला था, उसमें हुई थी कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी बैंकारी की तरफ जाएगा। तो ये जो अभी जो फ़ैसला हुआ है, या फ़ैसले से बल्कि जो तरमीम हुई है 26वीं तरमीम, उसमें उसी की रिफ़्लेक्शन है कि हम उस तरफ जाएं। अब ये कि अगर तो हम ये माने कि ये हम एक इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जाएंगे, जो कि इन अ वे कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स भी है, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है, बिकॉज बैंकिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप डिपॉजिटर्स से या सेवर से आप पैसे लेते हैं, और क्रेडिटर्स को या बोरोअर्स को आप एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसमें आपको चार्जेस लेते हैं। तो अगर तो यानी इस चीज़ को लें तो इस्तिलाहात की हद तक तो शायद हम इस तरफ चले जाएं जिसमें हम कहेंगे जी बैंकिंग जो है वो हमें इस्लामिक उसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल व्यू है कि जो इस्लामिक बैंक्स भी हैं वो इन इफ़ेक्ट वो इंटरेस्ट या कॉस्ट ऑफ सर्विस तो चार्ज करते हैं, चाहे वो अपने डिपॉजिटर्स के लिए हो, यानी उनको वो देते हैं, प्रॉफिट देते हैं, या उनके लिए कोई जो उनके जो बिज़नेस बोरोअर्स हैं, कमर्शियल बोरोअर्स हैं, कमर्शियल एलसीज होती हैं, बैंकों की गाड़ियों की लीज़ होती है, हाउस लीज़ होते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस्लामिक बैंक्स इस वक्त कर रहे हैं। तो उसका जो इस वक्त जो 97% है उसका पोर्टफोलियो, वो बेसिकली कन्वेंशनल बैंकिंग की तरह ही है, सिर्फ उसमें नामों का फ़र्क है। कोई 3% है किसी हद तक जिसमें कि आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है उसकी आप, या रिस्क बेस्ड शेयरिंग है उसकी आपको कोई रिफ्लेक्शन नज़र आती है इंस्ट्रूमेंट्स में। बाय लार्ज ये कन्वेंशनल स्कीम है, और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाती है क्योंकि हम इसको इस्लामिक कह देते हैं, और इम्प्लिकेशन यही है कि जो दूसरी बैंकिंग है वो अन इस्लामिक हो जाती है। तो इस वक्त जो इस्लामिक बैंक्स हैं, और वो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं बल्कि ईरान में भी, सऊदीया में भी, वो कोई जो बैंक्स काम कर रहे हैं वो एक कॉस्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। उनकी कोई जो कॉस्ट रिकवरी है वो कस्टमर से ही कर रहे हैं। तो चाहे उसको कोई भी नाम दे दें, वो कॉस्ट ऑन ट्रांजैक्शन ले लें, वो इंटरेस्ट ले लें, लेकिन उसकी जो बेंचमार्किंग है, अंडरलाइंग बेंचमार्किंग है, वो इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट्स के साथ लिंक्ड है। तभी लोग उसमें जाएंगे, और वो जो लोग हैं वो काफ़ी रैशनल हैं, जो सेविंग्स को अपनी वहाँ पर शिफ्ट करते हैं या उनसे बोरोइंग करते हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये हम अपने आप को एक तसल्ली तो दे सकते हैं कि जी हम उस तरफ जाएंगे, लेकिन हकीकी मानों में शायद ये उस तरफ हम मूव नहीं करेंगे। ये एक बड़ी डिबेट है, बहुत बड़ी डिबेट है इस्लामिक इकोनॉमिक्स के अंदर,
जिसमें कि हम ये डिस्कशन करते हैं कि रिबा क्या है, इंटरेस्ट क्या है। मेजॉरिटी ओपिनियन यही है कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, और चाहे थोड़ा इंटरेस्ट है या ज़्यादा इंटरेस्ट है वो रिबा के मानों में आता है, और उसकी मुतबादल के तौर पर इस्लामिक बैंकिंग है। लेकिन मेरे नज़दीक ये पूरा नैरेटिव बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और हमें इसको ज़रा डिटेल से देखने की ज़रूरत है। IMF की तरफ से बाहर चलते हैं, उनकी एक शराइत ये थी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को है वो कंटेन कर देना चाहिए आपको, राइट साइजिंग मेजर्स, प्राइवेटाइजेशन की तरफ। लेकिन IMF अभी ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि कोई 2% इजाफा होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, कोई 19% से लेके 21% तक GDP की अगर हम परसेंटेज की बात करें, जिसकी वजह से नेट जो डेट जो है GDP के मतलब के अगर कंपेयर करें तो वो भी इंक्रीज़ होगा। नहीं, ये तो एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर IMF के प्रोग्राम की बात करें, रिफॉर्म प्रोग्राम की बात करें, तो इसका जो सेंट्रल टेनेट है वो फिस्कल डेफिसिट को कम करना है। और क्योंकि हमारा जो भी इश्यूज़ है इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ पेमेंट के, इकोनॉमिक क्राइसिस जो हमें बार बार हो रहा है, उसकी जो बुनियादी जड़ जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग है, और उसकी डेफिसिट है। इस दफ़ा हमने ये जो एक सिग्निफिकेंट जंप लगाया है कि उस डेफिसिट को कम करने के लिए हमने रेवेन्यू टारगेट्स बहुत अपने बढ़ा दिए हैं, 13-14 ट्रिलियन के करीब हो गए हैं, 9 ट्रिलियन से बढ़ के। तो उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, टैक्स पेयर्स के ऊपर। तो अब लेकिन जो हमारा ख़र्चे हैं उसको हम नहीं कम कर रहे, और अगर IMF ये ख़ुद कह रहा है कि ये प्रोजेक्शन है, तो इसका मतलब है कि जो रूट कॉज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का वो तो फिर इस प्रोग्राम में एड्रेस नहीं होगा। बल्कि जिस तरह आप कह रही हैं, अगर ये डेट बढ़ जाए, अगर गवर्नमेंट का साइज़ बढ़ जाए, यानी 19% से अगर बढ़कर 21% हो जाए, तो इसका मतलब है कि हमारा जो गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है वो तो बढ़ जाएगा, और उसका फिर जो असरात हैं वो फिर मुख्तलिफ उसमें आएंगे। उसमें उसके डायरेक्ट इम्प्लिकेशन ये है कि आपकी टैक्स प्रेशर और बढ़ेगा, बोरोइंग प्रेशर और पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है डोमेस्टिक बैंक्स के पास जाएगी कि जी ये हमने इन जो इजाफी अखराजात हैं उनको मीट करने के लिए हमें मज़ीद कर्जा चाहिए। फिर आप प्राइवेट सेक्टर को फिर आप दोबारा वहाँ से आप स्क्वीज़ आउट कर देंगे। तो दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़, आई वुड से। और हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारा जो अपने प्रोग्राम है उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एजेंडा सामने रखें, और उसके अंदर जो सेंट्रल टेनेट है वो होना चाहिए गवर्नमेंट को आपने कैसे रैशनलाइज करना है, स्मार्ट गवर्नमेंट की तरफ कैसे जाना है, और ताकि हमारा जो GDP के हिसाब से हमारे गवर्नमेंट का वो उसमें कमी आ सके। तो फाइनेंस मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि हमें काफ़ी रिफॉर्म्स लाने हैं, SOEs की हमने रिफॉर्म करना है, उनको ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है। उसके अलावा वो कहते हैं प्राइवेटाइजेशन एक्सेलरेट करना है, टैक्स टू GDP रेशियो जो वो कह रहे हैं वो बढ़ाना है। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत इसकी तरफ काम कर रही है? देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग इस वक्त है डिबेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक टैक्स टू GDP रेशो को बढ़ाना कोई रिफॉर्म नहीं है। ये तो किसी एक पॉलिसी का आउटकम हो सकता है, लेकिन ये रिफॉर्म बजाते खुद नहीं है। रिफॉर्म तो हम तब मानते हैं अगर कोई टैक्स पॉलिसी के रेट्स बहुत ज़्यादा उनके कम किया जाए। रिफॉर्म तब होती है जब टैक्स पॉलिसी के अंदर जो लैक ऑफ हार्मनी है, फेडरल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगा रही है GST के ज़मरे में, हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अपने टैक्स है, गुड्स का और टैक्स है, सर्विसेज का और टैक्स है, हर महीने 12-13 GST की रिटर्न फाइल करनी पड़ती हैं हर क्वार्टर में बिजनेसेस को। तो एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत मसाइल हैं, लिटिगेशन में बहुत मसाइल हैं। ये सारे मसाइल अभी आउटस्टैंडिंग हैं, ये हमने हल तो नहीं किए। प्रोनाउंसमेंट्स हो रही हैं, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन हल किए नहीं हैं। जब तक हम नहीं हल करेंगे इन मसाइल को, तो हम ये नहीं कह सकते कि टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ कोई हुकूमत ने अमली कदम उठाया है या अमली कदम उठाने की नीयत का भी इजहार किया है। इस वक्त तो हमें ना ही कोई एक्शन प्लान नज़र आता है टैक्स रिफॉर्म्स का, ना ही हमें कोई इसकी क्लियर इंटेंट नज़र आती है। जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी टैक्स ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी की पिछले दिनों, उसके अंदर 2-3 बातें हैं। वो एनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, वो IT टूल्स को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, वो डेटा इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। वो अच्छी बात है। अगर अभी आज ही खबर आई है कि जो टैक्स फाइलर्स हैं उनके नंबर डबल हो गया, यानी उन्होंने नादरा से डाटा ले लिया। इट्स अ गुड न्यूज़। बट क्या इससे हमारा जो टैक्स की कलेक्शन है वो बढ़ रही है? क्या वो लोगों के लिए कोई आसानी पैदा हो रही है जो उसके अंदर आ रहे हैं?
तो अभी भी मेरे जो अभी जो स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल है ग़ालिबन उसमें 40-50% जो है वो जो फाइल कर रहे हैं वो ज़ीरो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, रिटर्न तो फाइल कर रहे हैं, वो उसमें लेकिन टैक्स इकट्ठा नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक गवर्नमेंट ने टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ, पॉलिसी रिफॉर्म्स की तरफ तो कोई पेशकदमी नहीं की है। और ये एक सेंट्रल पॉइंट है इकोनॉमिक रिफॉर्म का। दूसरा जो है वो जो आपने कहा कि जी एसओईज़ को हम बेहतर बनाएंगे, उसमें भी अगेन देखें अभी आप देखें कि एक मीटिंग होती है, उसमें हर मीटिंग के अंदर एक हम चीज़ उठाते हैं कि जी हम फ़लाँ एसओई को प्राइवेटाइज़ कर देंगे या उसको हम स्ट्रेटेजिक रखेंगे। तो हर मीटिंग के अंदर ये इतला आती है कि जी इसको प्राइवेटाइज़ नहीं करेंगे, इसको हम स्ट्रेटेजिक नॉन कमर्शियल डिक्लेयर कर देंगे या स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर कर देंगे चाहे वो कमर्शियल हो। तो इसका मतलब है कि मतलब ये हुआ कि वो प्राइवेटाइज़ तो नहीं होने जा रही। फिर ये कि हमने अभी तक ये बात हम पहले भी कर चुके हैं इस प्रोग्राम में कि हमने अभी तक कोई एसओईज़ के हवाले से एक मरबूत और एक क्लियर कोहेरेंट प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी नहीं लेके आए। तो वो पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी की एब्सेंस के अंदर फिर हम एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच तो रख सकते हैं, लेकिन वो भी ये चीज़ मिसिंग है। तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि पहले आप एक क्लियर पॉलिसी स्टेटमेंट दें कि प्राइवेटाइजेशन आपकी डायरेक्शन क्या है, क्या टारगेट्स हैं, क्या उसके मकासद हैं और उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। क्या वो जो है स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए प्राइवेटाइज़ करेंगे, क्या वो एम्प्लॉयज़ को देंगे, किस तरह वो आगे जाना चाहते हैं प्राइवेटाइजेशन के अंदर, जो कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिस्कल रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम मसला है। एक जो इसमें पॉजिटिव हमें डेवलपमेंट नज़र आती है वो नज़र आती है कि राइट साइजिंग की जो फेडरल गवर्नमेंट की कैबिनेट कमेटी बनी है उसके जो इजलास भी हो रहे हैं, उसके हवाले से जो फैसले अखबारों में रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें हमें एक पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं। आई थिंक गवर्नमेंट राइट साइजिंग के ऊपर सही मूव कर रही है। उसमें हमें नज़र आता है कि जी गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो बहुत सालों से 3 सालों से 4 सालों से जो वैकेंसीज़ खाली थी उन्हीं को हम दोबारा यानी एडवर्टाइज़ नहीं करेंगे, उनको हमें एबॉलिश कर देंगे। फिर ये कि हमने बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ की हुई हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए आराम से हो सकती है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने बहुत ज़्यादा ऐसी अटैचमेंट्स हैं। तो अभी ये ख़बर आई है कि उसमें वो एक आउटसोर्स कर देंगे। ऐसे बहुत से जॉब्स हैं जो कि मेंटेनेंस के हैं, सर्विसेज के हैं, जो कि आप प्राइवेट सेक्टर को दे दें तो वो कर लेंगे। ज़ाहिर है उसके अंदर आपको एक कंपटीशन, आपको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए होगा, लेकिन एटलीस्ट ये कि गवर्नमेंट के करने वो काम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि टैक्स रिफॉर्म्स और प्राइवेटाइजेशन पे इतनी पेशरफ नहीं हो रही है सही मानों में, लेकिन राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट में आई एम सीइंग मोर प्रोग्रेस। So I'm hoping कि this will then translate into really a reduction in the government size, which is ultimately हमारा जो aim है, हमारा काम का हमारा जो मैसेज है वो ये है कि पब्लिक सेक्टर का फुटप्रिंट को जीडीपी के हिसाब से और उनके जो दूसरे इफ़ेक्ट्स होते हैं इकोनॉमिक उसके ऊपर वहाँ से कम होना चाहिए। तो ये एक हमारे लिए नॉर्थ स्टार है। तो अगर ये सारी एफर्ट के बाद ये इसमें कमी होती है तो हम इसको वेलकम करेंगे। अगर कमी नहीं होती है और हम कोई और नए डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देते हैं, जैसे एक दिलचस्प बात ये है कि बहुत महीनों से ख़बर आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो वर्क्स डिपार्टमेंट था PWD इसको हम ख़त्म कर देते हैं, बल्कि ख़त्म हो गया, वो डिपार्टमेंट ख़त्म हो गया। बड़ा एहतजाज हुआ ब्लू एरिया में, जना एवेन्यू में, दशार दस्तूर पे बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लेकिन अब उसके बारे में ये ख़बर आई कि वो डिपार्टमेंट ख़त्म हो गया और हमने एक नई अथॉरिटी क्रिएट कर दी है। तो वो अथॉरिटी भी गवर्नमेंट बनाएगी, उसकी फंडिंग भी गवर्नमेंट देगी। तो ये एक आई वॉश भी हो सकता है यानी कुछ केसेस के अंदर। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि अल्टीमेटली इस एक्सरसाइज के नतीजे में क्या होगा। एक ही पॉइंट है कि पब्लिक सेक्टर्स साइज इज़ टू ब्लोटेड, स्पेशली फ्रॉम द बॉटम। ये जो आपके लोअर ग्रेड्स के में जो मुलाजमीन हैं, सिविल सर्वेंट्स के उसमें आते हैं, सिविल सर्विस की कैटेगरी में आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। ऊपर के लेवल के ऊपर एक्चुअली में हमें थोड़ा सा बीफ अप करने की ज़रूरत है। वहाँ पर हमारे पास गुंजाइश है कि हम बेहतर रिक्रूटमेंट करें और अच्छे बेहतर लोगों को लेके आएँ, उस सिस्टम को, सिविल सर्विस गवर्नेंस को रिफॉर्म करें
तो वहाँ पर हमें ज़रूरत है कि साइज़ को थोड़ा सा बेहतर करें और नीचे से उसको जो फ़ैट है हमारा उसको कट करें। तो और ये जो अथॉरिटी हम बना रहे हैं ये शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में भी यही किया हुआ था। डिपार्टमेंट को कहते थे काम नहीं करो और अगले दिन खबर आती थी अथॉरिटी बन रहे। मैं ख़ुद साफ़ पानी कंपनी में एक ज़माने में डायरेक्टर था, फिर मैंने इस्तीफ़ा दिया। और वो उसमें यही था कि जी गवर्नमेंट का भी काम है कि साफ़ पानी प्रोवाइड कर रही है। फिर ख्याल आया कि जी हमें कंपनी बनाते, कंपनी बन गई। कंपनी का बहुत ज़्यादा बजट था, कॉर्पोरेट सैलरीज थी, काम उसने भी कुछ नहीं किया। 2-4 फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के वो कंपनी बंद हुई, फिर दोबारा रिस्टेट हुई, फिर नए नाम से रीइंस्टेट हो गई। अब गायबन उसका नाम आब पाक है। साफ़ पानी से हमने अपनी उर्दू बेहतर कर ली कि हम आब पाक बनाएंगे, तो अब वो है। तो अब डिपार्टमेंट भी है, गवर्नमेंट भी है, अथॉरिटी भी है। सो हमने पब्लिक सेक्टर को तो कम तो नहीं किया, हमने तो ज़्यादा बढ़ा दिया। सो ये ज़रा अभी चूँकि ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो जहाँ जहाँ हमें नज़र आता है कि पॉजिटिव है तो उस पर हम तबसरा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी है कि भाई देखना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो फिर IMF से एक्सपेक्टेशंस उसने लगाई हैं कि ये प्रोजेक्शंस हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की। जी, वही इसी वजह से, क्योंकि आप जब तक वो रेडिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर यही होगा, गवर्नमेंट का साइज़ बढ़ेगा, ज़्यादा आपके ऊपर टैक्स के ऊपर और बोरोइंग के ऊपर प्रेशर आएगा। एक और रेडिकल रिफॉर्म की हम सर बात करते हैं, वो है PIA की प्राइवेटाइजेशन, जो अब आगे कर दी गई है नवंबर तक। पहले कहा जा रहा था कि जून तक ख़त्म कर दी, प्राइवेटाइजेशन कंक्लूड कर दी जाएगी। फिर बोला गया था कि ये 30 अक्टूबर तक हो जाएगी और अब नवंबर तक बोल दिया गया। उसके साथ उन्होंने एक एडिशनल बोला है कि जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी भी आउटसोर्सिंग कर दी जाएगी नवंबर तक। तो आप इसकी कैसे टाइमलाइन देख रहे हैं? देखिए, जो आउटसोर्सिंग था एयरपोर्ट का या एयरपोर्ट्स की, वो रिलेटिवली एक सिंपल ट्रांजैक्शन थी, क्योंकि वो क्लीन एसेट्स है और उसमें जो आपके जो बैलेंस शीट है वो ज़्यादा क्लीन है और हेल्दी है एज़ कम्पेयर विद PIA। हमारी जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो अच्छे खासे पैसे लेती है एयरलाइन से, लैंडिंग राइट्स के और बाकी फैसिलिटीज़ के। इट्स वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ इन द वर्ल्ड। अगर आप कभी टिकट उठाएं अपना पाकिस्तान से दुबई और दुबई से इस्लामाबाद से दुबई और दुबई से इस्लामाबाद, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो टिकट कॉस्ट है वो तो बराबर होगी, लेकिन जो चार्जेस है एडिशनल चार्जेस वो हमारे एयरपोर्ट की तरफ ज़्यादा है और दुबई के एयरपोर्ट के कम है। तो ये चार्जेस कहाँ जा रहे हैं? ये सारे पैसे इकट्ठे होकर ये फिर हम एडिशनल ड्यूटियाँ भी देते हैं जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं। अभी पिछले बजट में आ गया था कि जी आपने हर टिकट के ऊपर 10-12 हज़ार रुपये और ले लेने, और फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास के ऊपर तो लाखों रुपए का एडिशनल आपने डाल दिया होगा। तो ये चार्जेस कहाँ जा रहे हैं? तो ये एविएशन के पास जा रहे हैं या टैक्सेस की मद में जा रहे हैं। खैर, इस सेंस में तो ये है कि हमें जो एविएशन की हद तक तो बहुत क्लियर है कि ये अथॉरिटी का काम नहीं है कि वो बिज़नेस करे, उनको रेगुलेट करना चाहिए और ये जो मैनेजमेंट है वो हमें आउटसोर्स करनी चाहिए। ये पिछले 1-1.5 साल से हम ये सुन रहे हैं। मुझे याद है जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी उस वक्त ये डेडलाइन आ गई थी कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट की ख़त्म होने से पहले पहले आउटसोर्सिंग हो जाएगी, और हमें से बहुत से लोग थे वो कहते थे कि इम्पॉसिबल है, इट नीड्स सम टाइम। तो अभी भी हम डेडलाइन एक्सटेंड कर रहे हैं क्योंकि वर्किंग नहीं की हुई है, होमवर्क नहीं किया हुआ है। और जब तक आप ये होमवर्क की प्लानिंग नहीं करेंगे और आप सिर्फ अनाउंसमेंट कर देंगे कि जी हमें बस ये करनी है, 2 हफ्ते के बाद करनी है, तो इट्स क्योंकि बच्चों का खेल तो नहीं है। इसमें ज़्यादा एसेट्स डेवलप हुए हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, इंटरनेशनल कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। तो हुकूमत को अनाउंसमेंट करने से पहले एक होमवर्क करने की ज़रूरत है ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी, जब आप हर 2 हफ्ते बाद वो डेडलाइन चेंज करेंगे तो एवरी टाइम यू विल लूज़ क्रेडिबिलिटी, एंड क्रेडिबिलिटी इज़ सेंट्रल टू विन द ट्रस्ट ऑफ एनी इन्वेस्टर। जब उसको पता होगा कि जी आज ही गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, कल चेंज कर देगी, तो वो सीरियसनेस ख़त्म हो जाती है। तो सो लिहाजा मेरा ख्याल है कि क्रेडिबिलिटी को रेस्टोर करना सेंट्रल है। इसको रिलायबल बनाने के लिए, इसको इफ़ेक्टिवली ट्रांसलेट करने के लिए किसी प्राइवेटाइजेशन की ट्रांजैक्शन में। लास्ट जो आपने बताया कि PIA भी दोबारा हमने पोस्टपोन कर दिया, वो भी यही मसला। PIA इज़ फार मोर कॉम्प्लेक्स दैन आउटसोर्सिंग ऑफ एन एयरपोर्ट, क्योंकि ये तो आप एक एसेट को सेल कर रहे हैं। एयरपोर्ट में तो आप सिर्फ आउटसोर्सिंग को एक तरह से वो किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रहे हैं फॉर अ टाइम पीरियड, राइट। तो इसमें तो आप शेयर्स दे रहे हैं 60%
या 100%, क्योंकि अभी प्राइवेट सेक्टर कह रहा है कि जो बिडर्स हैं वो कह रहे हैं हमें 100% दे दें, वो प्राइवेट सेक्टर कह रहा है कि जी हमें आपके ये जो डेड वर्क फोर्स है हमें नहीं चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर अब मुज़ाकरात इनके स्टक हो गए, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि वी आर आई एम नॉट प्रिवी टू द इंटरनल डिस्कशन। तो वी होप दैट वट एवर इज़ डन, उसके एंड में हमें एक competitive बिजनेस environment इन द एविएशन डेवलप होना चाहिए। जो गोल है वो ये है कि competitive एविएशन मार्केट डेवलप होनी चाहिए, जो हमारा अल्टीमेटली हमारा ट्रैवल जो है वो विद इन पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान, विद द वर्ल्ड, वो चीपर हो, वो ज़्यादा competitive हो, उसमें ज़्यादा बेहतर स्टैंडर्ड्स आए, ज़्यादा बेहतर क्वालिटी आए, पब्लिक सेफ्टी के इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर एड्रेस हो। ये हमारा अल्टीमेट एम है। तो PIA की जो ट्रांजैक्शन है वो उस पूरे एक पॉलिसी का वो एक जुज़्व तो है, लेकिन ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन कि आप प्राइवेटाइज़ कर देंगे तो ये जो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाएंगी। तो हमें इस पॉलिसी को उस तरह देखना चाहिए जो मैंने शुरू में बात की कि वी डू नॉट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव प्राइवेटाइजेशन फ्रेमवर्क, और उसके नतीजे में फिर ये होता है कि हम ट्रांजैक्शन के पीछे चले जाते हैं। तो PIA के साथ भी यही हो रहा है, बट आई एम होपफुल, आई स्टिल रिमेन होपफुल कि हम इसको अचीव कर लेंगे इन कपल ऑफ मंथ्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली सलमान। कंपेटिटिव होने के लिए और क्रेडिबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट को एक सही तरह से प्लान में स्ट्रक्चर लाने की ज़रूरत है। प्राइवेटाइजेशन में, अपने रिफॉर्म्स में, राइट साइजिंग की अगर बात की जाए तो राइट साइजिंग में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, लेकिन अगर बाकी प्राइवेटाइजेशन की बात की जाए या टैक्स रिफॉर्म्स की बात की जाए तो वो अभी तक उनमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर या कोई प्लान सिंप्लीफाई नहीं किया जा रहा। 26वीं तरमीम की जहाँ बात की जा रही है वो अभी रिबा वाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है न्यूज़ में, लेकिन देखा जाएगा कि अगर वो किस तरीके से शरिया कंप्लाइंट किया जाएगा अगले 5 सालों में। डॉक्टर अली सलमान के मुताबिक इस्लामिक बैंकिंग जो है अगर वो लाई जाएगी तो सिर्फ नाम की तब्दीली होगी, बाकी जो ट्रांजैक्शंस और वो बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।